according to मैसेज पर स्क्रीनशॉट। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजट कंप्लीट किया था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टार्टिंग से कॉस्ट पढ़ेंगे। मतलब स्टार्टिंग से, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए फर्स्ट टाइम है, जिनका पहले हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और जिनका नया है उनके लिए पहली बार होगा। तो ये देखो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे एकदम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट पढ़ेंगे कि कॉस्ट क्या है, ठीक है, क्यों हमें कॉस्ट पढ़ना चाहिए और क्या बेनिफिट होगा, कैसे करके कॉस्ट कैलकुलेट होता है, ये सब। तो इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक बोल सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, अब ये कॉस्ट का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आया था, ठीक है, वो हमें समझना चाहिए। मतलब उस पे एक हम लोग एक स्टोरी देख सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये कहाँ से आया, तो मतलब इसका हिस्ट्री, ये कॉस्ट का कंसेप्ट कहाँ से आया। अच्छा, तुम लोग एक चीज बता सकते हो, ये जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं यानी जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ये किसने इन्वेंट किया था, पता है तुम लोग को नाम, पता है? 11 में पढ़ाया जाता है ना, नाम क्या है? इसने इटालियन मैथमेटिशियन थे, इटली के लोग थे वो, इटली के थे वो, क्या नाम था? नहीं याद है कुछ भी। चलो मुझे लगा बता दोगे तुम लोग, लुका पैसियोली, नहीं याद है, नहीं सुने हो नाम? इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम यानी जो अकाउंट्स तुम लोग पढ़ते हो ना, वो इन्होंने जो है वो सिस्टम जो डबल एंट्री जो अकाउंट्स में फॉलो होता है, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, ये इन्होंने जो है बनाया था। मतलब इन्हीं का इन्वेंशन, ठीक है। ये कब हुआ था, ये 15th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम जो फॉलो किया वो कहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया, डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई होता है अकाउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है पता है, रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग जो अकाउंट्स में डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग में इन्होंने ये डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू से रिकॉर्डिंग जो है करवाया, ठीक है। तो वो 15th सेंचुरी में हुआ। अब ये अकाउंटिंग का ही एक स्मॉल ब्रांच, अकाउंटिंग से ही एक स्मॉल ब्रांच जिसको बोला जाता है, अकाउंटिंग का ही स्मॉल ब्रांच जिसको बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इसका इन्वेंशन हुआ, कब हुआ, 17th और 18th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। 17th और 18th, ठीक है। तो 17th में हुआ है फ्रांस में, और उसके बाद हुआ 18th में इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये क्यों बनाया गया या फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ पर हुआ था, देखो तो तब ऑन दैट मोमेंट, ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड पे क्या चल रहा था पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर वन और टू का टाइम है ये, वर्ल्ड वॉर वन और टू का टाइम है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन और टू में जो, अब वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो डिफेंस में लोग रहेंगे, ठीक है, मतलब डिफेंस पर्सोनल तो होंगे, ठीक है। तो ये डिफेंस में इसका एप्लीकेशन किया गया, ये डिफेंस सेगमेंट या सेक्टर जो भी बोलो, उसमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन किया गया, ठीक है। और ये इंडिया तक कैसे पहुंचा, जैसे ये तो देखो फ्रांस और इंग्लैंड का बात चल रहा है, इंडिया तक कैसे पहुंचा, क्योंकि तब इंडिया में, ठीक है, क्या हुआ, कुछ डिफेंस पर्सोनल को भेजा गया, ठीक है, इंडिया में। ये डिफेंस सेक्टर से कुछ डिफेंस पर्सोनल को भेजा गया, ये डिफेंस पर्सोनल को भेजा गया कहाँ, इंडिया में, इंडिया में भेजा गया।
और इंडिया में कहा, कोलकाता में, ठीक है, इंडिया में कहा भेजा गया, कोलकाता में भेजा गया, ठीक है। तभी से इसीलिए अगर देखोगे कि बाकी सब जैसे इंस्टीट्यूट जैसे सीए, सीएस और सीए में सबका हेडक्वार्टर जो है, मतलब सीए का जो है दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन जो सीएमए का है उसका जो है कोलकाता में ही है, ठीक है। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, क्योंकि इंडिया में कोलकाता में ही सबसे पहले इसका एप्लीकेशन हुआ था। तो आज भी क्या है, कोलकाता में ही इसका हेड ऑफिस है या फिर हेडक्वार्टर है। और ये यहाँ पर ये जो आईसीडब्ल्यूए पहले नाम हुआ करता था, अभी तो इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएमएआई हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। सीएमए बोलते हैं, अभी पहले बोला जाता है आईसीडब्ल्यूआई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, डब्ल्यू का मैं भूल गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, तुम लोग देख लेना, ठीक है। आईसीडब्ल्यूए होता है, पहले ये नाम था, 1959 में ये बना था, ठीक है, ठीक है। 1959 में फर्स्ट टाइम इसका ऑफिस, मतलब कॉस्ट इंस्टीट्यूट जो है, ये 1959 में इंडिया में बना था। और ये इस तरीके से हुआ था, ये जो इंडिया में कॉस्ट का जो कॉस्ट कैसे आया, ठीक है, तो वो कॉस्ट इस तरीके से इंडिया में आया, ठीक है। आईसीडब्ल्यूएआई, ठीक है, आईसीडब्ल्यूएआई नाम था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नाम। अच्छा, ठीक है, तो ये हम लोग का जो है जस्ट एक हिस्ट्री की कॉस्ट हमारे पास कैसे आया है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने के वाले, हम लोग तो पढ़ेंगे कॉस्ट का अलग अलग टर्म्स वगैरह जो हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट एक नाउन है बोल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट जो है एक नाउन है। तो कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब है अमाउंट ऑफ रिसोर्स, अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन मनी और मनी वर्थ given up in exchange for some goods, service, एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, पहले लिखो जो मैंने लिखा है, ठीक है, तो वो लिखो। कॉस्ट का मतलब है इट इज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज लिख दो, गुड्स और सर्विसेज लिख दो, एक्सेट्रा ये लिख लेना, सम गुड्स और सर्विसेज। तो कॉस्ट का मतलब क्या बोल रहा है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, मान लो तुम लोग कहीं घूमने गए, ठीक है, अब घूमने गए तो उसका एक खर्चा होगा, ठीक है। तुम लोग अगर कहीं घूमने गए तो उसका कोई खर्चा तो होगा ना, जैसे मान लो ट्रेन से गए तो ट्रेन का टिकट, ठीक है। फिर वहां से ट्रेन से उतरने के बाद मान लो वहां से गाड़ी करके जो होटल में रहना है वहां गए, होटल का भाड़ा लगा, घूमने गए, ठीक है, वहां पर जो भी व्यू पॉइंट्स था वो सब देखा, तो खाना पीना किया, ठीक है। तो वो सारी चीजों का फिर लौट के आए, कुछ खरीदा, ठीक है, तो वो सब खर्चा, ठीक है। तो तुम लोगों ने क्या किया, खर्चा किया, ठीक है। तो ये जो खर्चा किया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेस, ठीक है। तो या बदले में कुछ मिला, ठीक है, जैसे मान लो घूमने गए, कहीं पर कुछ पसंद आया, कुछ खरीद लिया, ठीक है, तो क्या देना पड़ेगा, पैसा दोगे, पैसे के बदले वो चीज तुम्हें दे देगा जो तुम लोग को पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कॉस्ट है, देखो यहाँ पर बोला ना, गिवन अप रिसोर्सेस, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज, होटल में सर्विस लिया उसके बदले कुछ दिया, मार्केट में कुछ खरीदा उसके बदले कुछ दिया यानी पैसा, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज, अब पैसा या कभी कभी पैसे कि मतलब अगर पैसे से नहीं हो रहा है कुछ और तरीके से, तो मनी सोर्थ भी हो सकता है, ठीक है। जो मॉनिटरी वैल्यूएशन है जिसका, उसके बदले हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज भी तो होता है ना, जैसे एक्सचेंज के थ्रू से भी तो होता है, इसके बदले ये, ठीक है। तो वैसे ही, तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो हम लोग गिव अप कर रहे हैं और बदले में कुछ गुड्स या सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। एक्चुअली कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट का मतलब देखो, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, ठीक है,
अब वो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल से, मान लो ये रॉ मटेरियल, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल से मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, फिनिश गुड्स बना रहा है। तो अब ये रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बना रहा है, ठीक है, तो उसको क्या पता करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल से तो सिर्फ नहीं बनेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर इसमें लेबर, अदर एक्सपेंसेस, ये सब लगा के फिर वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। रॉ मटेरियल लेके आए, फिर उस रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश गुड्स हमें बनाना है, जैसे अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा लेबर में, ठीक है, जो जिस काम के लिए एक्सपर्ट है हमें उनका जरूरत होता है। तो हम लोग पहले रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर लेबर, फिर अदर एक्सपेंसेस और भी जो होता है, उससे हम लोग अपना फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्या फाइंड आउट करेगा कि हमारा कहाँ कहाँ क्या खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल पे कितना रिसोर्सेज गया, लेबर के लिए कितना रिसोर्सेज गया, अदर एक्सपेंसेस के लिए कितना रिसोर्सेज गया, तो ये सब क्या लगा, कितना लगा इसको फिनिश गुड्स बनाने के, फिनिश गुड्स पाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या लगा दिया, कितने कितने पैसे लगा दिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, एक्चुअली कॉस्ट को हिंदी में बोला जाता है लागत, ठीक है, कॉस्ट को हिंदी में बोला जाता है लागत। तो ये लागत जो शब्द है ये कहाँ से आया, ये ऐसे ही आया कि क्या क्या लगा, कितना कितना लगा, जैसे घूम के आए, मान लो जो मैंने अभी टूर वाला एग्जांपल दिया, अब कोई सोच रहा है कि हम लोग भी वहां टूर करने जाएंगे, अब क्योंकि तुम लोग करके आए हो तो पूछ रहा होगा कि कितना खर्चा लगा, ठीक है, हम लोग पूछते हैं ना कि अगर आप यहाँ पर गए थे तो आपका कितना खर्चा हुआ, हमें भी जाने का मन है, ठीक है, तो कितना लगा। तो वही एक मैन्युफैक्चरर, अब यहाँ पर तो घूमने जाने वाला बात नहीं होगा, कॉस्ट में ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं तो मैन्युफैक्चरर को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा उसका क्या क्या रिसोर्सेज लगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लागत यानी कि कॉस्ट, जो लगा उसी को यहाँ पर बोलते हैं लागत यानी कि कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल, अब हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कित रिसोर्सेस मतलब कितना रॉ मटेरियल लगाया, अगर रॉ मटेरियल किलो में है या लीटर में है तो वैसे सोचेंगे कितना किलो रॉ मटेरियल लगा, कितने आवर्स लेबर ने काम किए, इस तरीके से फिर उसको मनीटरी वैल्यू में ट्रांसफर करें, ठीक है। तो इसी चीज को जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसी को कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट का मतलब हो गया ये रॉ मटेरियल जितना खरीदा उसके लिए जो रिसोर्सेस पेमेंट किया, लेबर जितना घंटा काम किया उसके लिए जो पेमेंट किया, ये सब जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। तो ये जो फाइंड आउट कर लेंगे ना कि रॉ मटेरियल के लिए इतना खर्चा दिया, इसके लिए इतना दिया, उसके लिए इतना दिया, तो वही हम लोग का क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है। गुड इवनिंग सनी। गुड आफ्टरनून। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉस्ट की बात। तो कॉस्ट क्या हो गया, नाउन है, ठीक है, बेसिकली कॉस्ट है ना नाउन। तो कॉस्ट का मतलब ये ही हो गया। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिंग। अब ये कॉस्ट हो गया, अब कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग वर्ब है, ठीक है। तो कॉस्टिंग का कॉस्टिंग का मतलब क्या हो जाता है, कॉस्टिंग का मतलब हो जाता है इट इज ए टेक्निक ऑफ ascertaining द कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, ये टेक्निक है, ठीक है। टेक्निक का मतलब क्या होता है, टेक्निक का मतलब होता है प्रिंसिपल या रूल्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब सब चीज का अलग अलग टेक्निक होता है ना। जैसे खेल कूद का भी देखोगे तो क्रिकेट का अपना टेक्निक होता है, फुटबॉल का अपना टेक्निक होता है, ठीक है। तो टेक्निक का मतलब क्या है, टेक्निक का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल और रूल्स बोल सकते हैं, यहाँ पर एरो देके लिख सकते हैं। क्या प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल मिला के ही बन जाता है टेक्निक, ठीक है। तो और एसर्टेन का मतलब क्या होता है, एसर्टेनिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग और कुछ नहीं, ठीक है। तो कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें उसके लिए हम लोग जो रूल्स फॉलो करेंगे या जो प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब हो गया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का क्या खर्चा लगा हमारा, ठीक है। तो खर्चा तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ इतने का रॉ मटेरियल लगा, इतना किलो लगा, इतना आवर्स लेबर का लगा, फिर उसको मनीटरी टर्म में ट्रांसफर किया कि इतने रुपए का रॉ मटेरियल लगा, इतने रुपए का लेबर चार्जेस लग गया। अब ये सब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने का टेक्निक होता है, ठीक है। तो उस टेक्निक को जब हम लोग फॉलो करके कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसी को बोला जाता है कॉस्टिंग, ठीक है, उसी को बोला जाता है कॉस्टिंग। इसीलिए नाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या, करना, ठीक है, तो वही हो गया ना। जैसे रनिंग, ठीक है, स्टडिंग, तो ये सब क्या हो जाएगा, वर्क हो गया ना। वैसे ही तो टेक्निक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि कैसे करके कैलकुलेट करें कि कॉस्ट कितना हो। अब एग्जाम्पल देते हैं कि कॉस्टिंग मतलब क्या क्या टेक्निक होता है, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग होता है, बताते हैं क्या होगा।
ठीक है, जॉब कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, एटसेट्रा। मतलब बता रहे हैं देखो, तो ये सब मैंने क्या लिखा है देखो, सभी के पीछे कॉस्टिंग 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 दिख रहा होगा, मतलब ये जो भी नाम है वो सब एक एक टेक्निक है कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। अब किसी टेक्निक का नाम है जॉब, किसी का नाम है बैच, किसी का नाम है स्टैंडर्ड, किसी का नाम है कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अलग अलग चीजों का कॉस्ट निकालने का अलग अलग प्रिंसिपल और टेक्निक होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग या बैच, कोई भी एक दे रहे, देखो जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम हम लोग लेते हैं। जैसे कि ये कॉस्टिंग टेक्निक कहाँ अप्लाई होता है, जैसे बड़ा रास्ता बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, जो काम करने में मोर देन 1 ईयर लग जाता है। जैसे मान लो बड़ा सा मॉल बन रहा है, जो सब बनने में 1 साल से तो ज्यादा लगना ही चाहिए, अब 2 साल 3 साल 4 साल, डैम बन रहा है बड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है 3 4 साल का, 3 4 साल में ये बन के प्रोडक्ट रेडी होगा। वो रास्ता हो सकता है, जैसे रास्ता बनता है ना सड़क वगैरह, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने का अपना रूल्स रेगुलेशंस है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम हो रहा है तो उसका कितना खर्चा हो रहा है, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या था, जॉब मतलब जो कस्टमर के नीड के ऊपर जब काम होता है। जैसे मान लो कि अगर तुम लोग मॉल में जाके जो है कुछ भी खरीदते हो, ठीक है, तो वो तुम लोगों के बेसिस पे नहीं बनाया हुआ होता है, ठीक है। वहां पर अलग अलग साइज होता है सेम प्रोडक्ट का, जैसे एक्सेस, एस, एल, एक्सेल, ठीक है, सब रहता है, ठीक है, एम, इस तरीके का। तो हमें जो साइज सूट करता है हम लोग वो ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी ना हमें सोच के वो बनाया गया है, ठीक है। कुछ मतलब ह्यूमन बींग्स के बेसिस पे बनाए गए हैं कि भाई ऐसा ऐसा ह्यूमन बींग्स होता है तो ये साइज होना चाहिए। लेकिन हमें हमारे लिए पर्टिकुलर वो नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ उसमें से कुछ एक तो हमें सूट कर जाएगा जो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग खुद के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बनवाना चाहते हैं तो हमें टेलर के पास जाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली अपना मेजरमेंट देके हमें वो ड्रेस जो चाहिए वो हमें सिलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। मतलब जब किसी पर्टिकुलर कस्टमर के बेसिस पे चीज बनता है तो उसे जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का किसी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तब हम लोग जॉब कॉस्टिंग का मेथड यूज करेंगे, मतलब टेक्निक यूज करेंगे। बैच कॉस्टिंग का मतलब जो लॉट्स में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे मेडिसिन मार्केट में मान लो सर दर्द कर रहा है, सैरिडन चाहिए, या फिर जो भी है ठंडा लगा है क्रोसिन चाहिए, तो ये थोड़ी ना एक एक प्रोडक्ट एक क्रोसिन नहीं बनता है, ठीक है, वो बैच में बनता है, बहुत सारा एक साथ एक ही बैच में बन के रेडी हुआ, फिर दूसरे बैच में और मेडिसिन बन गया। तो अगर तुम लोग मेडिसिन देखोगे या फिर जैसे ब्रेड वगैरह खाते हो तो उसमें देखना पीछे बैच नंबर लिखा हुआ रहता है, क्योंकि इस तरीके का चीज लॉट्स में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ना तो कस्टमर के हिसाब से प्रोड्यूस होता है, ना तो एक एक प्रोड्यूस होता है, ये सब बैच में होता है। तो मेडिसिन के पीछे देखोगे बैच नंबर लिखा हुआ रहेगा, मतलब इस बैच नंबर पे ये मेडिसिन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये इकलौता नहीं है ऐसा, मतलब अब बैच में कितना सारा बनता है वो तो देखो डिपेंड करता है कि कैसा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। वो तो मुझे भी नहीं पता कि एक बैच में कितने सारे सैरिडन बनते, तब तो जाके फैक्ट्री में देखना पड़ेगा, वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो कुछ तो रूल्स होगा कि भाई एक साथ इतना, वो जैसा मशीन होगा जैसा टेक्निक होगा उस तरीके से वो बनाते होंगे। जैसे अगर कोई मुझे पूछे कि एक बैच में कितने लोगों को पढ़ाते हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे 10 to 15, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा ना। तो ये देखो ये अपना बैच साइज हो गया। तो वैसे ही प्रोडक्ट का भी अपना अपना बैच साइज होता है। वो तो देखो जिनका कारखाना है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वही बता सकते हैं कि एक बैच में कितना ब्रेड बनता है या बिस्किट्स बनता है, मुझे उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन हम इतना बता सकते हैं हम लोग को, बैच कॉस्टिंग का मतलब जहां पर प्रोडक्ट लॉट्स में बनता है, ठीक है, एक एक करके नहीं बनता या फिर कस्टमर वाइज नहीं बनता। अगर घर पे देखोगे ब्रेड है, कुछ मेडिसिन है, या फिर कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होता है ना, उसके पीछे भी बैच, तो जो भी चीज बैच में प्रोड्यूस होता है सभी के पीछे बैच नंबर तुम लोग को दिखेगा। जैसे मान लो सपोज कि कोई मेडिसिन में कुछ डिफेक्ट, मतलब कुछ मान लो ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो मेडिसिन मार्केट से ड्रॉ कर लेना है, मतलब वो मेडिसिन मार्केट में रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा मान लो, तो मेडिसिन मार्केट से हटा देना है, ऐसा चाह रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वो बैच नंबर का मेडिसिन मत खाइए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये बैच नंबर का मेडिसिन अगर किसी के पास है तो मत उसे यूज करो, उसमें प्रॉब्लम है, ऐसा अगर हुआ तो वो बैच नंबर से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो उसमें बैच कॉस्टिंग, तो वही कि टेक्निक, ये जो बोला ना कॉस्टिंग एक टेक्निक है। तो अब ये जो टेक्निक का नाम था तो मैंने वही बताया कि कौन सा टेक्निक कहाँ यूज होगा, तो किस तरीके का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं,
कस्टमर के हिसाब से कर रहे हैं तो जॉब, अगर लॉट्स में हो रहा है तो बैच, ठीक है। अगर बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट एक सोच लेते हैं कि प्रोडक्शन करने के पहले नॉर्मली एस्टिमेटेड वे में होता है कि इतना खर्चा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली कितना हुआ, ये जो डिफरेंसेस दिखता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेनली यही होता है कि प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा हो सकता है। जैसे टूर करने गए तो पहले से एक एस्टिमेट करते हैं ना हम लोग की, हाँ यहाँ से इतना, ये ट्रेन का इतना भाड़ा लगेगा, फिर यहाँ से ये गाड़ी करके ये जगह जाएंगे, ये रेस्टोरेंट का इतना खर्चा, होटल का 3 दिन का, तो हम लोग एक एस्टिमेट तो कर लेते हैं ना कि ये 5 दिन का टूर है तो 5 दिन का इतना खर्चा होगा। वो होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कि हम लोगों ने सोचा इतना खर्चा होगा, अब एक्चुअली में कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का जब जरूरत होता है तब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। तो आई होप कि कॉस्टिंग तुम लोग को समझ में आया होगा कि कॉस्टिंग क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है, कॉस्ट का मतलब समझ लिया तुम लोगों ने, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही बताया। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो अगर हम लोग कॉस्ट के डेटा को रिकॉर्ड करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखो इट इज ए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है अकाउंटिंग, ठीक है, फॉर ascertain for ascertaining the cost, comma, starts with recording of income and expenditure and ends with preparation of report. तो देखो ये क्या लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट का रिकॉर्डिंग, कॉस्ट का रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, और कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब हो गया जब हम लोग कोई गुड्स या सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, जैसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि मेरा कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है, मुझे तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जैसे मुझे कोई पूछता है कि फीस कितना है, तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे मेरा कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा ये सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट कितना होता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरा क्या है क्लास का जो रेंट है, ठीक है, फिर वहां पर हम देखेंगे कि मेरा जो है इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारे मेरे जो भी कॉस्ट आते हैं, ठीक है, तो ये तुम लोग अच्छे से समझ पाओ इसीलिए हम इस तरीके से बता रहे हैं। फिर हमारा मान लो कि जो लैपटॉप यूज होता है उसमें इंटरनेट का कनेक्शन यूज होता है, तो इस तरीके का जो भी खर्चा है हम ऐड वेड करके अपना कॉस्ट निकालेंगे, फिर उस पर जो भी मुझे प्रॉफिट लगाने लगा के फिर हम बोलेंगे कि हाँ ये मेरा फीस है, ठीक है। तो सर्विस जैसे डॉक्टर प्रोवाइड करता है, लॉयर प्रोवाइड करता है, वैसे गुड्स, अगर जो गुड्स बेचता है वो अपना गुड्स का कॉस्टिंग करेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट का रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी गुड्स या सर्विस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे या गुड्स बना के बेचेंगे, उसका, उसको बनाने का खर्चा, ठीक है, उसी को कॉस्ट बोलते हैं। अब इसको जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो बोल रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्ड करने का, ताकि हम लोग कॉस्ट एसर्टेन कर पाए, ताकि स्टार्ट्स विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एंड्स विथ प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। मतलब हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करना है। जैसे हम लोग एक्सपेंडिचर में क्या रिकॉर्ड करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को प्रोवाइड करने में हमारे खर्चे क्या है, और इसको प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास क्या इनकम आया, तो उससे एक रिपोर्ट जनरेट होगा कि हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल था कि लॉस हुआ। तो ये पूरे चीज को कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि कॉस्टिंग, अगर सिंपल तरीके से बोले, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये दोनों मिलके होता है
कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों मिलके होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या था? कॉस्टिंग का मतलब था एक टेक्निक जिससे हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या था? एक प्रोसेस जिसके थ्रू से हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन करेंगे। अब एसर्टेन कैसे करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे और उससे रिपोर्ट्स भी रेडी करेंगे। जब ये दोनों चीज एक साथ अप्लाई करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो ये क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने का टेक्निक का एप्लीकेशन, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये इंडिविजुअली कुछ नहीं है, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग मिलके कॉस्ट अकाउंटेंसी होता है, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग यानी टेक्निक और कॉस्ट अकाउंटिंग यानी प्रोसेस, ये दोनों का एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड ascertainment ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए और प्रॉफिट को एसर्टेन कर पाए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे इट्स इट इज अ साइंस, आर्ट, प्रैक्टिस। तो ये जो है इसे साइंस बोला जाता है। कॉस्ट अकाउंटेंसी जो है वो साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का जरूरत होता है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट है क्योंकि इसमें स्किल का रिक्वायरमेंट होता है। स्किल तो आर्ट को डिनोट करता है, रिक्वायर्ड स्किल। और ये प्रैक्टिस है क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा, अब ये जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, इसको अगर हम एक डायग्राम में दिखाएं तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, देखो। तो सबसे छोटा जो सर्कल है, मतलब जो व्हाइट वाला है, ठीक है, ये व्हाइट वाले सर्कल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्टिंग। कॉस्टिंग यानी कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है वो। अच्छा, अब ये जो पीला वाला है उसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। उस कॉस्ट का रिकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने कॉस्ट एसर्टेन किया उसका रिकॉर्डिंग जब होगा तो वो हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। और उससे भी जो बड़ा वाला सर्कल है उसको हम लोग बोलेंगे, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। तो सबसे छोटा फॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसके थ्रू से हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू से हम लोग कॉस्ट को जिसके थ्रू से हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कॉस्ट का इनकम, मतलब जो भी हमारा कॉस्ट लगा यानी हमारा एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उससे जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस किया या प्रोडक्ट बेचने का सोचा, उससे इनकम जो हुआ वो दिखाएंगे, फिर प्रॉफिट हुआ कि लॉस उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है जहां पर कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों अप्लाई हो रहा है, उसी चीज को बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस्ट को इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, बट इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जरूरत क्यों है? ठीक है, कि ये कॉस्ट जो है ये हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे वो देखो। तो कॉस्ट क्या है वो तो समझ में आ गया, कॉस्ट को कैलकुलेशंस करना क्यों जरूरत है वो समझेंगे। जैसे कि देखो, हर एक बिजनेस में क्या चाहिए? कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी बिजनेस है,
उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट नॉर्मली क्या यही कैलकुलेट करते हैं, सेल से अगर हम लोग कॉस्ट को लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वही हमारा कॉस्ट है। ठीक है, तो सेल्स कैसे निकलेगा? देखो सेल्स कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस इनटू सेल्स क्वांटिटी करने से हमें मिल जाता है सेल्स का वैल्यू। और कॉस्ट कैसे निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट, जैसे सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है वैसे कॉस्ट पर यूनिट इनटू अगर हम लोग कर लेते हैं क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हम लोगों ने जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का सोचा है और एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का जितना खर्चा होता है वो मिला के हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट है टोटल। अच्छा, अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो हमें क्या करने का कोशिश करना चाहिए? कॉस्ट को ट्राई टू क्या करना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? और सेल्स को क्या करना चाहिए, ट्राई टू इंक्रीज या डिक्रीज? ये बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो सेल्स को इंक्रीज करने का कोशिश करना चाहिए कि डिक्रीज, और कॉस्ट को इंक्रीज करने का कोशिश करना चाहिए कि डिक्रीज? मैम सेल्स को इंक्रीज करना चाहिए और कॉस्ट को डिक्रीज करना चाहिए। सेल को इंक्रीज करेंगे और कॉस्ट को हमें डिक्रीज करने का कोशिश करना। ठीक है, ये कोशिश करेंगे तभी जाके ज्यादा प्रॉफिट कमा। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेलिंग प्राइस है, क्या ये, अच्छा अब इन दोनों में, अच्छा हाँ पहला क्वेश्चन, ये जो सेल्स को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा तो मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या फिर सेल्स क्वांटिटी? ये बताओ, या दोनों ही? क्या करना पड़ेगा? मैम दोनों। दोनों। ठीक है, तो देखो सेल्स क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी हमें इंक्रीज करना चाहिए और सेल्स क्वांटिटी भी इंक्रीज करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहे हो, ठीक है, सही हो रहा है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर हम लोग सेल्स क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्या मेरा प्रोडक्शन क्वांटिटी भी बढ़ेगा? नहीं समझ में आया मेरा बात? ये आंसर ठीक है, लेकिन इसमें हम और एक चीज बताना चाह रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि आंसर गलत। हम ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे सेल्स क्वांटिटी, हम सोच रहे हैं हम ज्यादा करके बेचेंगे, तो ज्यादा करके बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा, बात सही है। लेकिन अगर हम सेल्स क्वांटिटी बढ़ाने का कोशिश करेंगे तो मेरा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ मैम बढ़ेगा। बारबर। बढ़ेगा। ठीक है, क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे ना तो मेरा ये भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वही तो बेचते हैं। तो अगर मेरा क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट भी तो इंक्रीज कर जाएगा। मेरा बात समझो, पहले हम 10 यूनिट बनाते थे, ठीक है, अब हम सोच रहे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए 20 यूनिट बनाएंगे। ठीक है, तो 10 यूनिट बनाने का जो कॉस्ट लग रहा था, 20 यूनिट बनाने का कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, हाँ कि ना बोलो? हाँ मैम। पड़ेगा ना, क्योंकि 10 यूनिट बनाने का मान लो 10 रुपए करके 100 रुपए का खर्चा होता था, अब 20 यूनिट बनाने का 10 रुपए करके 200 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सेल्स क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना तो हमारा उतना कुछ बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। अगर हम लोग सेल्स क्वांटिटी बढ़ाने का सोचेंगे तो हमारा कॉस्ट भी उसके साथ साथ बढ़ जाएगा। तो फिर कैसे हम लोग अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें? तो हमारे पास एक ही चीज बच रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आज के डेट पे क्या सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का मैक्सिमम मार्केट नहीं डिसाइड करता है? बोलो, आज की डेट पे क्या प्रोडक्ट का प्राइस कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है? क्योंकि कोई एक इंसान बिजनेस कर रहा है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो मार्केट नहीं डिसाइड करता है आज के डेट पे सेलिंग प्राइस। बोलो। मार्केट में सेम प्राइस से कंपेयर करके हाँ, डिसीजन लेते हैं। इसीलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर्स है। अगर मान लो एक दो इंसान बिजनेसमैन होता तो फिर वो खुद के हिसाब से सोच सकता था, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, तो बहुत लोग बिजनेस करते हैं, तो यूजुअली डिपेंड्स ऑन मार्केट। ठीक है, तो ये मार्केट पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना
हमारे हाथ में नहीं है। सेल्स क्वांटिटी बढ़ेगा तो मेरा कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा। तो अगर हम क्वांटिटी, सेलिंग क्वांटिटी बढ़ाएंगे और सोच रहे हैं उससे मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन उससे मेरा कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। जितना क्वांटिटी ज्यादा बनाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट में उतना कुछ फर्क नहीं आएगा। तो बचा एक चीज जिससे हम लोग अपने प्रॉफिट को जो है बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे हाथ में है, वो कौन सा बचा? ये कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अगर हम लोग, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हम लोग अपने गुड्स को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? जैसे कि देखो, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं नॉर्मली, यहाँ पर गुड्स होगा, सर्विस वाला भी होगा। तो गुड्स होगा, जैसे मान लो हम कहाँ से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, क्या हम सही सप्लायर से ला रहे हैं? कहीं हम बहुत दूर से तो नहीं ला रहे कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा लग जा रहा है, तो वो तो फिर मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। कहीं हम ऐसे सप्लायर से तो नहीं ले रहे जो मुझे महंगा दे रहा है, ठीक है। तो जब मटेरियल लेंगे तो मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से लेने से मुझे सस्ते में मिलेगा, लेकिन सस्ते के चक्कर में क्वालिटी खराब नहीं करना होता है, ठीक है। तब तो फिर कंपटीशन में वैसे ही नहीं टिक पाओगे। एक बेकार क्वालिटी का चीज बनाएंगे तो एक आधा बिकेगा, बाकी तो बिकेगा ही नहीं, कोई लेगा भी नहीं, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट को हमें कम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी खराब करना है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन बिजनेस एंड इट्स मैनेजमेंट, बस ये एक चीज बचा हुआ है, ठीक है, जिसको बिजनेस या उसका मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है, मतलब चाहे तो उसे कम कर सकता है। अब कैसे कम करेगा? सोचना पड़ेगा कहाँ से अच्छा लेबर लाएगा, कहाँ से अच्छा मटेरियल लाएगा जो क्वालिटी वाला भी होगा, सस्ता भी होगा, मतलब सस्ता सुंदर टिकाऊ ऐसा चीज जो है वह ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए अलग अलग, इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर्स होता है, डिविजन होता है, डिपार्टमेंट होता है कि भाई ये रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट है, मतलब परचेज का काम कैसे होगा बस वो डिपार्टमेंट वही सोचते जाता है, ठीक है। तो ये मान लो लेबर अपॉइंट करने का डिपार्टमेंट है, कहाँ से सस्ते में अच्छा लेबर लाया जाए, ठीक है, ये सब चीज सोचा जाता है। तो ये कॉस्ट पढ़ने का रीजन हम बता रहे थे कि कॉस्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम लोग कॉस्ट, अब देखो ये कॉस्ट को मुझे कम करना है, अब कम करना है तो ये कॉस्ट कम करेंगे तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कॉस्ट चीज होता क्या है, कम करना है समझ गए, बट कॉस्ट होता क्या है? तो कॉस्ट ये होता है, ठीक है। कोई भी चीज को जब हम लोग बनाते हैं, यानी गुड्स है या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज करने में हमारे पॉकेट से जो भी खर्चा होता है, मनी या मनी स्पोर्ट, तो वही कॉस्ट कहलाता है। तो उसे कम करना पड़ेगा, उसे कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी खराब कभी नहीं करना है। और प्रॉफिट इंक्रीज करना तो देखो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग जो है ये कॉस्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसमें जिस्ट क्या निकल के आया? इसमें जिस्ट ये निकल के आया कि कॉस्ट पर यूनिट हमेशा ग्रेटर देन सेलिंग पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर ऐसा होता है, हमेशा बोल रहे, सॉरी, कॉस्ट पर यूनिट अगर ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है तो हमारा बिजनेस होगा नॉट प्रॉफिटेबल, ये पॉसिबल ही नहीं प्रॉफिट होना। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग का ग्रेटर देन हुआ कॉस्ट पर यूनिट, इसी का कोशिश करना है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का प्रॉफिट, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का प्रॉफिटेबल। मतलब इस चीज का भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो हम लोगों ने कॉस्ट कम किया, बट सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरा सेलिंग प्राइस है किसी प्रोडक्ट का 100, मेरा कॉस्ट भी लग रहा है 100, ठीक है। अब अगर हम 1 लाख यूनिट भी बेचते हैं तो मेरा प्रॉफिट तो जीरो ही आने वाला है। अगर हम 1 लाख यूनिट भी बेच देंगे तो मेरा प्रॉफिट तो जीरो ही आएगा, प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो इसीलिए हमेशा ये भी देखना है कि मेरा कॉस्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कम होगा, ठीक है, तभी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। अच्छा, ये स्टोरी बता रही है, चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, कॉस्ट यूनिट, ठीक है। ये बेसिक के चैप्टर में हम लोग ये सब टर्म्स पढ़ेंगे जो कि थियोरेटिकली भी पूछा जाएगा, और इसके अलावा कॉस्ट पढ़ने में भी हमें हेल्प करेगा, ठीक है। जो पहली बार कभी कॉस्ट पढ़ रहे हो तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस ये थियोरेटिकली भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अगर मान लो कुछ कैलकुलेटिव ना हो पाया या फिर जो मतलब कंपलसरी होता है उसमें तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब कॉस्ट यूनिट क्या होता है? देखो, कॉस्ट यूनिट का मतलब है इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस
और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ these in relation to which cost may be ascertained or expressed. Example, ऑटोमोबाइल के केस में नंबर लिखते जाओ, समझा देंगे। सीमेंट, टन और पर बैग। केमिकल, लीटर या फिर गैलन। ये ऑब्लिक दिया हुआ है। डॉक्टर पर पेशेंट। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो हम लोग जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसका तो यूनिट होना चाहिए। जैसे कि यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे मार्केट में वेजिटेबल्स लेने जाओगे, जैसे मान लो आलू खरीदा तो वो तो किलो में आता है। ठीक है, कुछ और खरीदोगे, कोई चीज लीटर में आ सकता है। ठीक है, कोई चीज गैलन में आ सकता है, कोई चीज टन में भी आ सकता है। तो ये सब क्या होता है, प्रोडक्ट के हिसाब से उसका यूनिट होता है। ठीक है, अब कॉस्ट यूनिट क्या है, कॉस्ट यूनिट का मतलब है कि इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं या फिर जो सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका यूनिट। ठीक है, जैसे हम अगर बताएं मेरा यूनिट क्या है, पर स्टूडेंट करके मेरा यूनिट आएगा, पर स्टूडेंट। ठीक है, मेरा जो भी कॉस्ट निकल के आएगा वो कॉस्ट पर स्टूडेंट आएगा। ठीक है, जैसे कोई किसी का मान लो जो है, जो लोग मूवी बना, मतलब मूवी जो सिनेमा हॉल वगैरह जो बनाते हैं तो वो मूवी का टिकट बेचते हैं। ठीक है, जो मूवी का टिकट बेचते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, पर शो पर पर्सन। ठीक है, पर शो पर पर्सन। बस पे चढ़ते हो तो पर पैसेंजर। ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट, ये मैंने सारी सर्विस का बता दिया। अब प्रोडक्ट का भी हो सकता है। प्रोडक्ट का मतलब जैसे मान लो कि एक गाड़ी बेचा किसी ने, ठीक है, तो हो गया पर कार। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार पे होता है, तो इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। और टाइम, ठीक है, मतलब सर्विस अगर जो प्रोवाइड करते हैं उनका तो टाइम भी आ जाता है, उसमें टाइम भी काउंट हो जाता है। जैसे सर्विस, सारे सर्विस में टाइम काउंट होता है। जैसे टीचर का देख लो, जैसे मेरा देख लो, तो ये टाइम वाला बात हो गया। डॉक्टर, वो भी टाइम। ठीक है, लॉयर टाइम। तो वही बोल रहा है, प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब प्रोडक्ट भी है, सर्विस भी है और टाइम भी, तीनों लग रहा है। जैसे देखो सर्विस में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अब जैसे मान लो प्रोडक्ट भी हुआ, सर्विस भी हुआ और टाइम हुआ। जैसे मान लो डॉक्टर ने हमें चेकअप किया, ठीक है, तो सर्विस हो गया, टाइम हो गया, और डॉक्टर ने ही मेडिसिन दे दिया तो प्रोडक्ट दिया। ठीक है, मतलब ये नहीं प्रेस्क्राइब करके ये नहीं बोला जाओ मेडिकल शॉप से ले लो, मान लो उन्हीं ने मेडिसिन भी दे दिया तो प्रोडक्ट भी दिया, सर्विस भी दिया, टाइम भी दिया। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, अब इसका जब वो अपना कॉस्टिंग करेंगे तो उसमें उसको जिस यूनिट से डिफाइन करेंगे, ठीक है, वही होता है कॉस्ट यूनिट। तो इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और टाइम और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी एसर्टेन और एक्सप्रेस। तो जिस चीज के लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एसर्टेन का मतलब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो यूनिट डिफाइन होता है। अब यूनिट क्या होगा वो डिपेंड कर रहा है हम लोग कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर हम लोग कैसा सर्विस दे रहे हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसका पर पेशेंट होगा, देखो मैंने लिखा है। अगर हम लोग केमिकल बना के बेचते हैं तो पर लीटर हो सकता है हमारा यूनिट, गैलन हो सकता है। तो अगर हम लोग केमिकल बनाने का क्या कॉस्ट लगा वो कैलकुलेट करना है एक एक यूनिट का। ठीक है, तो हम लोग 1 लीटर का निकाल सकते हैं या फिर पर गैलन का निकाल सकते हैं, टन का निकाल सकते हैं, सीमेंट के केस में पर बैग का निकाल सकते हैं। गाड़ी बनाया, बहुत सारा गाड़ी बना, मान लो
लाख गाड़ी बनाए, 1 लाख जो है गाड़ी बनाए, ठीक है। अब उसमें हम लोगों को अगर ये पता करना है कि हर गाड़ी का कॉस्ट यूनिट कितना है, तो इसका मतलब हम लोग एक एक, तो वो नंबर वाइज निकलेगा, एक एक यानी वो नंबर वाइज निकलेगा। तो वही बोल रहा है कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है, ये एक यूनिट है जो प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका। अब टाइम वाला भी उसके साथ जोड़ लो, ठीक है। प्रोडक्ट या सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में भी आ सकती है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे सीमेंट बनाया, अब सीमेंट बनाएंगे तो सीमेंट बनाने का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसका एक अपना यूनिट होगा, जैसे सीमेंट का यूनिट टन होता है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है, इट मींस लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ देम, और ग्रुप ऑफ देम, और ग्रुप ऑफ देम, फॉर विच cost is to be ascertained. It is used for cost control purpose. Cost control purpose. There are mainly two types of cost center: personal cost center, impersonal cost center. Impersonal cost, इसमें लिखो consist of person or group of person, consist of persons or group of persons. और इसमें लिखो consist of location, comma equipment, etc. अच्छा, पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, फिर डेफिनेशन बताएंगे कि डेफिनेशन में क्या होगा। तो कॉस्ट सेंटर, ठीक है, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, इट मीन्स लोकेशन, ठीक है। लोकेशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, या ग्रुप ऑफ देम, मतलब लोकेशन, पर्सन या इक्विपमेंट सभी मिला के फॉर विच कॉस्ट इज टू बी असर्टेन। जैसे कि मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखो, मान लो कि ये यहाँ पर ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इस जगह पे मान लो 2 मशीन लगा हुआ है, एक मशीन 1 और यहाँ पर मान लो मशीन 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मशीन 1 और मशीन 2 लगा हुआ है, तो अगर हम लोग इस मशीन 1 और मशीन 2 का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का, ये दोनों हम लोग का कॉस्ट सेंटर बन जाएगा, ठीक है। ये कैसा कॉस्ट सेंटर बन जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट यानी कि इम्पर्सनल, पर्सनल मतलब जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड नहीं होगा वो इम्पर्सनल हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस मशीन्स का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये मशीन्स हो गया हम लोग का कॉस्ट सेंटर, कैसा, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। और इसको हम लोग बोलेंगे इक्विपमेंट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मान लो कि हम लोगों का यहाँ पर भी इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर भी कुछ टास्क होता है, ठीक है, ये जगह पे भी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसका भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे प्लेस का, यहाँ पर भी इसका। तो ये लोकेशन वाइज हो गया, ये दो लोकेशन हो गया अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक पर्सन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो इसको हम लोग कितना सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, कितना सैलरी दे रहे हैं वो कैलकुलेट करना है। तो इस पर्सन को दिए गए सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो हो गया पर्सनल कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो ये पर्सन, इस पर्सन का जो सैलरी कैलकुलेट होगा वही हो गया हम लोगों का कॉस्ट सेंटर। और ये क्योंकि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है तो ये हो गया पर्सनल कॉस्ट सेंटर। अब डेफिनेशन पढ़ लो, देख लो क्या लिखा हुआ है। इट मींस लोकेशन, इसका मतलब लोकेशन हो सकता है, जैसे देखो ये जगह एक लोकेशन में, ये जगह एक लोकेशन में, कुछ पर्सन हो सकता है जैसे कि ये, इक्विपमेंट हो सकता है जैसे कि, या फिर ग्रुप ऑफ देम, ये सभी का अगर हम लोग निकाल रहे हैं, फॉर विच कॉस्ट इज टू बी एज सर्टेन, जिस भी चीज के लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, लोकेशन का कर रहे हैं, पर्सन का कर रहे हैं, इक्विपमेंट का कर रहे हैं, उसी के, और ये उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। और ये क्यों करते हैं, ताकि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल पर्पस में करते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है उसका तो अभी मैंने बताया। कॉस्ट को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे, ठीक है, हो सकता है कि जीरो हो गया प्रॉफिट, हो सकता है कि लॉस कमाने लगे, ठीक है। कॉस्ट को तो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट को हम लोग कम अगर नहीं भी कर पाते, मान लो हमारा कॉस्ट जो है ऐसा है कि हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है, हमें कोशिश करना पड़ेगा कॉस्ट को कंट्रोल करने का, क्योंकि रिड्यूस करना इतना आसान नहीं है कि हम रिड्यूस कर देंगे, कम से कम जो है उसको तो कंट्रोल करो। तो पहला टास्क होता है कंट्रोलिंग, फिर उसके बाद होता है रिडक्शन। अगर कंट्रोल कर पाओगे तो ही रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, इट इज यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को तो पता भी करना पड़ेगा कि कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोल रहा है कि कॉस्ट को कंट्रोल करने का, कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट सेंटर्स के हिसाब से डिवाइड करके करते हैं। अब कॉस्ट सेंटर कैसा हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, इम्पर्सनल। अगर हम लोग किसी पर्सन का कॉस्ट कैलकुलेट करें कि भाई इन एम्प्लॉय लोगों को दें, तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर सुपरवाइजर का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर किसी अकाउंटेंट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हो गया पर्सनल कॉस्ट सेंटर। और अगर किसी इक्विपमेंट लोकेशन का करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे इम्पर्सनल, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट सेंटर है इसका मतलब यही हो गया, जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हमारे लिए कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग में देखो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट सेंटर इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कॉस्ट सेंटर इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अच्छा, इसमें लिखो दो कॉस्ट सेंटर होता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, कॉस्ट सेंटर का मतलब तो वही है जो अभी ऊपर पड़ा है, जिस भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वही हमारे लिए कॉस्ट सेंटर जाएगा। अब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो, इट इज ए कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल is handed for conversion to finished goods। पहले पूरा लिखवा देते फिर समझाएंगे। Here both direct and indirect expenses are incurred। Here both direct and indirect expenses are incurred। Example, machine shop, assembly shop, welding shop, etc। तो देखो पहले ये समझा देते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट सेंटर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में दिखता है, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली उसका प्राइमरी टास्क तो प्रोडक्शन ही होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर उसका होगा। मतलब
उसे प्रोडक्शन करने का खर्चा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, जिस भी चीज का हम लोग खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्शन करने का खर्चा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होगा। तो बोल रहे हैं इट इज अ कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल इज हैंडेड फॉर कन्वर्शन टू फिनिश गुड्स, क्योंकि जहां प्रोडक्शन होगा वहीं तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा। तो ये वो कॉस्ट सेंटर है जहां पर रॉ मटेरियल दिया जाता है और उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हर तरीके का खर्चा इनकट हम लोग करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकट, ठीक है। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, ये जब आएगा तब हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे, अभी बीच में इसमें नहीं जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी तुम लोग अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझना चाहते हो छोड़ दो, दिमाग में इतना रखो कि यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकट होता है। तो एक्सपेंसेस किस चीज का, रॉ मटेरियल खरीदोगे उसका एक्सपेंसेस, लेबर लगाओगे उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए उसका एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारा खर्चा होगा उसका एक्सपेंसेस, तब जाके फिनिश गुड्स में वो ट्रांसफर होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का मतलब इसी चीज का कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हो गया। जैसे मशीन शॉप, ठीक है, तो प्रोडक्शन में मशीन का यूज हो रहा है, तो मशीन जहां पर है वहां वहां का खर्चा, तो मशीन का खर्चा निकाल रहा है, ठीक है, तो वो हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में मशीन शॉप, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बना वो उसको असेंबल करना पड़ेगा, तो असेंबल जहां पर होता है असेंबली शॉप, ठीक है, तो उसका खर्चा। वेल्डिंग का काम करना पड़ेगा, तो वेल्डिंग शॉप। तो ये सब हो गया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल। दूसरा होता है सर्विस कॉस्ट सेंटर। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में दूसरा होता है प्रोडक्शन के बाद सेकंड जो है सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब सर्विस क्या होता है, देखो प्रोडक्शन के काम को स्मूथली रन करवाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्विस जो है ले सकते हैं। जैसे सर्विस लेने का मतलब हम ये बता रहे हैं, जैसे मान लो कि प्रोडक्शन के काम के लिए क्या जरूरत होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ही फैक्ट्री में पावर का जो है पावर हाउस बैठा सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने ही पावर्स को जो है अपने हिसाब से ऑपरेट कर पाए। पावर कट वगैरह जो हो जाता है ना, तो हम लोग अगर अपने ही यहाँ पर पावर हाउस बैठा लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन का काम है वो स्मूथली होगा, ठीक है। तो ये सब जो है सर्विस, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं है, एंसिलरी है, मतलब अगर ये हो तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, मतलब काम जो है आसानी से हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पावर हाउस नहीं है अपना तो वो जो है खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा। हाँ, सर्विस सेक्टर का मतलब ही होता है प्रोडक्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो प्रोडक्शन के काम को स्मूथली रन करवाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वही होता है सर्विस का काम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर्विस कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज a cost center which serves as an ancillary unit। ancillary है, मेन नहीं है, ठीक है, ancillary unit to a production cost center, to a production cost center, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कॉलेज में तुम लोग, या फिर मान लो किसी हॉस्पिटल में कैंटीन का फैसिलिटी, मतलब पेशेंट पार्टी भी जो है वहां पर बैठ के खा सकता है। लेकिन ये तो एंसिलरी हो गया ना, हॉस्पिटल में पेशेंट पार्टी खाने के लिए जो है, मतलब देखो जो डॉक्टर वगैरह होंगे उनके लिए कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, उनके लिए कुछ व्यवस्था है, वो बात अलग है, ठीक है, वो वहां के एम्प्लॉई है। लेकिन जो पेशेंट जाते हैं उनके जो घर के लोग उन्हें देखने जाते हैं या फिर जो भी उनके साथ रहते हैं, तो थोड़ी ना उनके लिए खाना पीना अवेलेबल करवाना कोई मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं। अगर है तो ठीक है, कोई अगर वो ले सकता है, तो ऐसे जरूरी नहीं है। देखो जहां पर जो मेन टास्क है वो फैसिलिटी में मिलना चाहिए। अब मान लो तुम लोग कॉलेज जाते हो, कॉलेज में कैंटीन, कॉलेज में कैंटीन होना तो वो सर्विस है, वो जरूरी थोड़ी ना है। तो कॉलेज में पढ़ने जाते हो, कैंटीन हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है तो ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगर कोई करना चाहे। तो वैसे ही सर्विस का मतलब यही होता है, प्रोडक्शन करने के लिए वो सर्विस जो भी हम लोग हमारे पास है वो जरूरी नहीं है, वो एंसिलरी यूनिट होता है, सर्विस जो यूनिट होता है। लेकिन अगर वो हो तो हमारे लिए काम स्मूथ हो सकता है। अब देखो अगर मान लो कैंटीन फैसिलिटी है, ठीक है, जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में कैंटीन फैसिलिटी है तो फिर वर्कर को बाहर जाके नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वहीं पर खाएंगे तो टाइम बचेगा। तो ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री में कैंटीन फैसिलिटी हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पावर हाउस जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और हो सकता है पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, एटसेट्रा, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सर्विस कॉस्ट सेंटर का मतलब इट इज अ कॉस्ट सेंटर, मतलब अगर है सर्विस अगर प्रोवाइड करने का जगह है तो फिर सर्विस जो प्रोवाइड करते हुए कॉस्ट लग रहा है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे लिए कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट सेंटर का मतलब स्टार्टिंग में ही पढ़ा हम लोगों ने, कॉस्ट सेंटर का मतलब है जिस भी चीज का कॉस्ट निकालेंगे तो सर्विस जो सेक्शन से प्रोवाइड हो रहा है उसका जब कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो हमारा सर्विस कॉस्ट सेंटर हो रहा है। तो इट इज अ कॉस्ट सेंटर विच सर्व एज एन एंसिलरी यूनिट व प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। जैसे कि पावर हाउस, मैंने बोला ना हम लोगों ने पावर हाउस जो है खुद का रखा हुआ है। फिर पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, तो पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है ये भी हमारे लिए मैंडेटरी तो नहीं है कि पेरोल प्रोसेसिंग होना ही पड़ेगा, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी हमारे सर्विस यूनिट के तरह हो गया, ठीक है। ये हो तो अच्छा है, काम स्मूथली होगा, अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड। हाँ देखो, तो पेरोल प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम लोग ये सब देख लेते हैं ना कि मतलब मेनली क्या होता है यहाँ पर पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग ये सब लिखते हैं कि इम्प्लॉय लोगों को कितना पेमेंट किया, किससे कितना टास्क लिया, ठीक है, मतलब इम्प्लॉय का सारा डिटेल्स कि इम्प्लॉय कब आया, कितना काम किया, उसको कितना पेमेंट किया, ये किया। तो इसके लिए अगर हम लोग एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखे हैं तो फिर वो सारे डिटेल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पेरोल डिपार्टमेंट बनाना ही पड़ेगा। अगर बना हुआ है तो ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं क्योंकि उनका इतना ज्यादा मतलब इम्प्लॉय जो है स्ट्रक्चर वगैरह होता है, तो अगर वो नहीं बनाएंगे तो फिर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब ये दो डिपार्टमेंट का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये ना हो तो प्रोडक्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है। तो ऐसे डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसका जब जो भी कॉस्ट इसमें अप्लाई हो रहा है वो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो हो गया हमारा सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो ये सब चीज जब तुम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे लाइक ओवरहेड वगैरह में तो ये सारा नॉलेज काम आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये सारा चीज जब ओवरहेड वगैरह करोगे, मेटेरियल पढ़ोगे, लेबर पढ़ोगे, सभी में काम आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस फॉर विच responsibility is assigned to a specific person। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए इज इन चार्ज ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। मिस्टर बी इज इन चार्ज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझाते हैं। तो क्या डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ठीक है। तो मान लो ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होने के लिए पहले तो एक बिजनेस होना पड़ेगा, फिर उस बिजनेस का कोई एक सेगमेंट होगा, ठीक है। ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं ना, फॉर विच रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन टू स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है सोप भी बनाता है, ठीक है, वो जो है क्ले पॉट्स भी बनाता है, ठीक है, मतलब मिट्टी के बर्तन भी बनाता है और जो है सोप यानी साबुन भी बनाता है, ठीक है। तो वो दो सेगमेंट हो गया बिजनेस का। अब क्ले पॉट के लिए एक पर्सन को मतलब कि क्ले पॉट वाला जो बिजनेस है उसके लिए किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि भाई आप ये वाला बिजनेस देखो, और जो सोप वाला है उसके लिए किसी को असाइन कर दिया गया है। तो वही बोल रहा है विच फॉर विच रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइन टू स्पेसिफिक पर्सन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो, अब एक बिजनेस सेगमेंट के अंदर अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे मिस्टर ए को किस चीज का इंचार्ज बनाया गया, स्टोर डिपार्टमेंट को। मिस्टर बी को किस चीज का इंचार्ज बनाया गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो मिस्टर ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टोर डिपार्टमेंट का
जो है पूरा मतलब डेटा वगैरह सारा चीज का ध्यान रखे। मिस्टर बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ, तो ये जो है ये बन गया रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, मिस्टर ए के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है स्टोर डिपार्टमेंट, और मिस्टर बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जिस डिपार्टमेंट या जिस भी सेगमेंट बिजनेस का जिस सेगमेंट के लिए जिस स्पेसिफिक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाता है। नेक्स्ट होगा प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर का लिखो, ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस, a segment of business responsible for all activities that is cost as well as revenue. Example, an electronic company having profit center, mobile division, computer division. It is also called as investment center. ठीक है, तो देखो प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या है, इस सेगमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे यहाँ पर भी था सेगमेंट ऑफ बिजनेस सेम तरीके से। ठीक है, बिजनेस का सेगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल एक्टिविटीज दैट इज कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू, मतलब जिस सेगमेंट से हमें कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों का पता चलेगा। ठीक है, वही होगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि देखो रेवेन्यू का मतलब सेल, कॉस्ट का मतलब जो लागत हम वो प्रोडक्ट जो बेचा या सर्विस जो बेचा उसमें हमारा क्या खर्चा हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट सेंटर है मतलब a segment of business responsible for all activities that is cost as well as revenue। जैसे एग्जांपल देखो, बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसमें दो दो चीज बिकता है, दो प्रोडक्ट, मोबाइल भी बिकता है कंप्यूटर भी बिकता है। ठीक है, तो मोबाइल से जो प्रॉफिट आता है वो मोबाइल डिवीजन, और कंप्यूटर से जो प्रॉफिट आता है वो कंप्यूटर डिवीजन, ये दोनों ही उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का प्रॉफिट सेंटर हुआ। तो मोबाइल से जो प्रॉफिट आता है वो मोबाइल का प्रॉफिट सेंटर हो गया। ठीक है, और कंप्यूटर बेच के जो प्रॉफिट आता है वो हो गया और एक प्रॉफिट सेंटर। तो इसको इन्वेस्टमेंट सेंटर भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम लोग कर पाते हैं ना, कि मैंने इतना पैसा लगाया इतना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इसीलिए इस प्रॉफिट सेंटर का दूसरा नाम ये भी होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है, तो प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर एक ही चीज हुआ, और प्रॉफिट सेंटर का मतलब हो गया वो बिजनेस का सेगमेंट जहां से हम लोग कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू ये सारे चीज का कैलकुलेशंस कर पाते हैं। ठीक है, जो बिजनेस के ऑल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कॉस्ट से लेके रेवेन्यू तक। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच a separate measurement of cost is required separate measurement of cost is required. Cost object may be
बी ए प्रोडक्ट कॉमा सर्विस प्रोजेक्ट ब्रांड ए कैटेगरी एक्टिविटी ए डिपार्टमेंट और ए प्रोग्राम एटसेट्रा। It is, it can be defined broadly, narrowly, broadly called cost center, narrowly called cost unit। समझाते रहे, हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर भी पढ़ लिया है, कॉस्ट यूनिट भी पढ़ लिया है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या था? कॉस्ट सेंटर का मतलब था हम लोग जिस भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो होता था कॉस्ट सेंटर। ये देखो, वो लोकेशन हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, या इक्विपमेंट हो सकता है। अगर हम लोग किसी लोकेशन का कॉस्ट निकाले, पर्सन का, इक्विपमेंट का, वो होता है कॉस्ट सेंटर, ठीक है। और कॉस्ट यूनिट क्या था? कॉस्ट यूनिट का मतलब है जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बेचे या सर्विस बेचे, उसका एक एक का यूनिट, ठीक है। उसका यहाँ पर देखो, जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका अगर एक एक यूनिट का कॉस्ट निकालते हैं तो उससे जो कॉस्ट निकल के आता है वही कॉस्ट यूनिट होता है। जैसे डॉक्टर के लिए पर पेशेंट होगा, केमिकल के लिए लीटर, ये जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा। तो दोनों ही केस में अगर देखो, कॉस्ट यूनिट हो या कॉस्ट सेंटर हो, दोनों ही केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉस्ट एसर्टेन कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट एसर्टेन फॉर लोकेशन, पर्सन, ये सब होता है तो कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट एसर्टेन फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस जो हम लोग प्रोवाइड करें, तो बात तो एक ही हुआ, ठीक है। फिर इसे ब्रॉडली और नैरोली क्यों बोला है, फिर हम बाकी वो ऑब्जेक्ट पूरा पढ़ा के बताते हैं क्या है। ब्रॉडली और नैरोली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट यूनिट का मतलब जब हम लोग एक यूनिट का निकाल रहे हैं, जैसे 1 लाख गाड़ी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन एक गाड़ी का कॉस्ट कितना है, ठीक है, तो वो छोटे मतलब कम डेटा में हो रहा है, ठीक है। तो नैरोली अगर बोलेंगे तो कॉस्ट यूनिट, लेकिन कैलकुलेशन तो वो कॉस्ट ही हो रहा है। कॉस्ट सेंटर का मतलब एक जगह पे 5 मशीन है, वो हम लोग इक्विपमेंट का कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। हम लोग 100 इम्प्लॉय का कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो फिर वो हो गया मेरा इम्प्लॉय, क्या हो गया, इम्प्लॉय का जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो कॉस्ट सेंटर हो गया। अब ये ब्रॉडली हो गया क्योंकि वहां पर एक चीज का नहीं निकलता है, ठीक है। तो ब्रॉडली जो है कॉस्ट कैलकुलेट जब होता है तो वो कॉस्ट सेंटर, और नैरोली जब हो गया वो कॉस्ट यूनिट। अभी कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब बोल रहा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई ब्रांड उसका क्या कॉस्ट है, कोई कैटेगरी उसका क्या कॉस्ट है, एक्टिविटी है, या फिर कोई डिपार्टमेंट है, कोई प्रोग्राम है, तो कोई भी प्रोग्राम हम लोग रेडी कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट, ठीक है। तो जो भी चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अलग से, वही हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वो तो कॉस्ट सेंटर भी वही बोल रहा था कि जो भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करोगे वही हमारा कॉस्ट सेंटर होगा। तभी तो ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट आ जाता है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट सेंटर ब्रॉडली डिफाइन होता है, मतलब वहां पर मोर देन वन चीजों का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। नैरोली मतलब हमारा कम कम चीजों का जब होता है, मतलब एक यूनिट का जब होता है पर यूनिट के बेसिस पे, तब उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, ठीक है। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब वही हो गया, कुछ भी हो सकता है जिसका हम लोग कॉस्ट अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ना, जैसे मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका
बहुत सारे जगह पे मतलब ब्रांच है, ठीक है, जिसमें से अगर हम लोग निकालते हैं कि वेस्ट बंगाल में जितने भी एसबीआई के ब्रांच है, ठीक है, वहां पर इस एसबीआई के ब्रांच को चलाने का कितना कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग अगर वेस्ट बंगाल में कितना लग रहा है ये आइडेंटिफाई करें, मतलब हम लोग लोकेशन वाइज आइडेंटिफाई करें, ठीक है, तो ये लोकेशन वाइज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। अब इस मान लो एक किसी क्या बोलते हैं उसे ब्रांच में चले गए, फिर वहां पर देखो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट होगा, जैसे डिपॉजिट डिपार्टमेंट होगा कि पैसा यहाँ डिपॉजिट कर सकते हो, लोन डिपार्टमेंट होगा, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होगा एक एक ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो वो एक एक ब्रांच को चलाने का जो खर्चा है, जैसे मान लो ये यहाँ पर एक पर्सन को रखा है, तो पर पर्सन का जो खर्चा आएगा, ठीक है, कि भाई ये डिपॉजिट डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो पर्सन को रखा है उसका खर्चा, उस एक पर्सन का खर्चा निकालना है, तो फिर वो हम लोग का हो गया कॉस्ट यूनिट, ठीक है। और ये जब पूरा ऐसे ऐसे वेस्ट बंगाल में देखा, ऐसे बहुत सारी जगह पे हम जो है एसबीआई का ब्रांच होगा, एक जगह पे तो नहीं होगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं होगा, बहुत सारी जगह पे होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग क्या, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है कि हम लोग एसबीआई के ब्रांचेस को चलाने का पूरे इंडिया में खर्चा कितना है, ये अगर हम लोग निकाल रहे तो वो हमारा कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा पूरे इंडिया में या फिर पूरे वेस्ट बंगाल में कितना होगा, ठीक है। तो ब्रॉडली नैरोली लेकिन टर्म्स एक ही है, मतलब जो समरी है वो यही है कि कॉस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब अलग अलग टर्म्स है तो हम भी पढ़ा रहे हैं कि टर्म्स क्या है, तो हाँ मीनिंग है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग मीनिंग है कि कॉस्ट सेंटर का मतलब लेकिन कोई एक यूनिट का निकालना नहीं होता है, जबकि कॉस्ट यूनिट का मतलब लेकिन पर प्रोडक्ट या पर सर्विस बेसिस पे होता है, ठीक है। अब जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होगा, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया, जिस जैसे ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या सोचा कि एसबीआई का कॉस्ट निकालेंगे, कि एसबीआई के ब्रांचेस को चलाने का कॉस्ट, ठीक है, ये हो जाए। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, देखो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है, एक कॉस्ट ड्राइवर इज ए फैक्टर, ये सच का कोई ड्राइवर नहीं है, ठीक है, ये फैक्टर है, मतलब जो ड्राइव करवाएगा, फैक्टर्स और वेरिएबल विच affect level of cost generally it is an activity which is responsible for cost incurred। एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आ जाए। How the amount of water in your office uses in a month determines the price of your water bill। The unit of water are the cost driver and the water bill is cost and the water bill is cost, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, ये पहले एग्जांपल समझो तो डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, बोल रहा है कि हाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर ऑफिस यूजेस इन ए मंथ डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ योर वाटर बिल।
ऑफिस में कितना पानी का यूज होता है, ठीक है, उसकी बेसिस पे डिपेंड करेगा कि पानी का बिल कितना आएगा। तो द यूनिट ऑफ वाटर मतलब कितना वाटर कंजम्पशन हो रहा है, वो कॉस्ट ड्राइवर है। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट को ड्राइव करेगा। मतलब कॉस्ट, अगर पानी का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो वाटर बिल ज्यादा आएगा, पानी का कंजम्पशन कम होगा तो वाटर बिल कम आएगा। तो हमारा कॉस्ट क्या है? कॉस्ट तो हमारा बिल है। और वो बिल को ड्राइव कौन कर रहा है? मतलब बिल जो है कम या ज्यादा कैसे हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है? कंजम्पशन के वजह से, ठीक है। तो ये जो पानी का कंजम्पशन है, ये वो फैक्टर है या फिर ये वो ड्राइवर है जो हमारे कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है, कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर और वेरिएबल विच अफेक्ट्स लेवल ऑफ कॉस्ट। जनरली इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, जैसे कंजम्पशन, पानी का कंजम्पशन, गाड़ी का, गाड़ी में जैसे तेल डाल दो, ठीक है, तो वो गाड़ी में जो तेल कंजम्पशन हो रहा है, तो वो खर्चा, हमारा तेल का खर्चा कितना आएगा, वो डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर हम लोग जाएंगे। जितना ज्यादा किलोमीटर जाएंगे उतना ज्यादा खर्चा होगा, जितना कम किलोमीटर जाएंगे उतना कम खर्चा होगा, ठीक है। तो वो फिर हमारा गाड़ी में तेल का जो खर्चा है वो हमारे किलोमीटर रन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो किलोमीटर कॉस्ट ड्राइवर होगी। मतलब क्या चीज हमारी कॉस्ट को कम ज्यादा कर सकता है, वही हमारा कॉस्ट ड्राइवर होता है। ये चीज ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और इसका कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ड्राइवर। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है, पहले लिख देते हैं फिर समझा देंगे। इट इज अ प्रोसेस टू एंश्योर, इट इज अ प्रोसेस टू एंश्योर दैट appropriate action is taken if cost exceed estimated or action to be actions to be taken if costs are expected to exceed the expected level। बताते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम लोग को बताया क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो बोला ये एक प्रोसेस है टू एंश्योर दैट एप्रोप्रिएट एक्शन इज टू बी टेकन। अगर जरूरत पड़े तो हमें जैसा एक्शन लेना चाहिए वैसा लेना पड़ेगा। इफ कॉस्ट एक्सीड एस्टिमेटेड, मतलब हम लोगों ने सोचा था 10 रुपए का खर्चा होगा, देख रहे हैं 11 रुपए का खर्चा हो गया, तब अभी एक्शन तो लेना पड़ेगा कि क्यों बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो जो एस्टिमेट किया था उससे अगर कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो हमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन टू बी टेकन इफ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड लेवल। बढ़ रहा है तो भी एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ गया तो भी लेना पड़ेगा। अगर बढ़ने वाला है ऐसा हमें समझ में आ रहा है तो भी हमें जो है एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी तो इंग्लिश लिखा हुआ है। और एक्शंस टू बी टेकन इफ कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड लेवल है, तो फिर तो भी हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as it may be defined as the achievement of real and permanent reduction, real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured
or service rendered without compromising quality, without compromising of product. तो देखो क्या लिखा है, इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। मतलब ये क्या है, ये देखो कॉस्ट रिडक्शन कोई मामूली बात नहीं है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहा है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके कॉस्ट रिडक्शन करना कोई बड़ा बात नहीं है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहा है तो वो उसके लिए अचीवमेंट होता है। इट मे बी डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। मतलब रियल का होना चाहिए, सच का होना चाहिए, झूठ मूठ का नहीं। झूठ मूठ का मतलब जैसे मान लो कि हम लोग जिस सप्लायर से रॉ मटेरियल लेते हैं उसने गलती से बिल जो है उसमें अमाउंट कम कर दिया है। मतलब मान लो कि उसका जो बिल था वो बनना चाहिए था, ठीक है, 5 लाख का, ठीक है, या फिर 50 लाख का, उसने गलती से एक जीरो कम कर दिया तो वो 5 लाख बन गया। तो ये रियलिटी थोड़ी ना हुआ। अब इसको देख के हम लोग बोलेंगे हमारा कॉस्ट कम हो गया, ये तो सही नहीं है, वो थोड़ी ना कम हुआ। अब जैसे उसे पता चलेगा वो तो बात भी बोलेगा ना कि मेरे से गलती हो गया, इसको ठीक करो और बाकी पैसा आप भेजो। तो वही बोल रहे हैं, रियल होना चाहिए एंड परमानेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आज एक सप्लायर ढूंढ लिया जो नया नया मार्केट में आया था, बहुत सस्ते में माल दे दिया, फिर वो मार्केट से गायब हो गया, फिर हम लोग अपना कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उससे लिया, उस सप्लायर से प्रोडक्ट सॉरी रॉ मटेरियल लिया, फिर अपना प्रोडक्ट बनाया, उसको सस्ते में बेचा, क्वालिटी भी था, लेकिन वो सप्लायर ही गायब हो गया। तो जब सप्लायर भी चुनते हैं तो उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी सप्लायर ले लिया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, वो इस तरीके का काम करता है कि नहीं, कितने सालों से कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार हम लोगों को कहीं से अच्छा सस्ते का माल मिल गया फिर हम लोग वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इससे हमारे मार्केट में गुडविल खराब होगा। पहले हम लोग कम में अच्छा चीज देंगे, प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, क्योंकि हमें सस्ता का रॉ मटेरियल मिला तो क्वालिटी वाला भी मिला, तो हम लोगों ने भी सस्ते में प्रोडक्ट बेच दिया, बिक भी गया। अब दोबारा थोड़ी ना बेच पाएंगे अगर वो सप्लायर हमें दे ही ना पाए। तो वही बोल रहा है, रियल एंड परमानेंट होना चाहिए रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड। चाहे हम लोग गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए सोचे कॉस्ट का रिडक्शन, या सर्विस के लिए सोचे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट के क्वालिटी में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो सेविंग्स है वो क्या होना चाहिए, परमानेंट एंड जेन्युइन होना चाहिए। ये एक लाइन ऐड कर सकते हैं, परमानेंट एंड जेन्युइन कॉस्ट, जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट, जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट, ये होना चाहिए, ठीक है। परमानेंट एंड जेन्युइन सेविंग्स इन कॉस्ट ये होना चाहिए। चलो, अब कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। तो कॉस्ट रिडक्शन को ब्रैकेट में ही लिखो, ठीक है। तो डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, देखो जो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे वो रिडक्शन के लिए होगा, ब्रैकेट में जो नहीं लिखेंगे वो कंट्रोल के लिए होगा। जैसे हम लिखते हैं देखो, तो इससे आसानी से हो जाएगा, जल्दी से लिख पाएंगे। प्रिवेंटिव फंक्शन, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे करेक्टिव फंक्शन। तो ब्रैकेट में जो लिखा वो कॉस्ट रिडक्शन को बता रहा है, ठीक है, हम समझा देंगे, पहले लिख लो। उसके बाद effort to achieve standard, effort to achieve standard, standard लिखा है मैंने, it is an achievement। फिर may affect the quality, does not affect the quality, does not affect the quality, it is a routine work, it is a routine
It is a evolution is an evolution of new things or new ways. And executive at executive level, इसको लिखो at executive level, high level. समझाते हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, तो देखो कंट्रोल करना आसान है बट रिडक्शन करना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं जिसमें 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो हमारा कोशिश रहेगा कि वो रॉ मटेरियल का प्राइस 10 ही रहे, उससे ज्यादा ना हो। लेकिन 10 से 9, 8, 7, 6 ऐसे में लेके आना, मतलब कम करवाना, ये कोई उतना आसान बात नहीं है कि हम लोग चाहे तो उसे 2 मिनट में कम करते, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते, जैसे मान लो कि हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाया है किसी एक प्रोडक्ट का। मान लो उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 10 रुपए का एक यूनिट बनाने का, डायरेक्ट लेबर लगेगा 5 रुपए का, अदर मतलब ओवरहेड बोलते हैं इसे, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस बता देंगे ओवरहेड क्या होता है। अगर जरूरत है तो तुम लोग अदर एक्सपेंसेस लिख लो एक बार। ये हो गया 18 रुपीज का, हमें ये लगा, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग जब होता है ना, ये देखो कॉस्ट कंट्रोल जब होगा तो क्या कोशिश रहेगा और कॉस्ट रिडक्शन में क्या कोशिश रहता है, ठीक है। तो जो कॉस्ट कंट्रोल है उसमें ये होता है कि मेटेरियल का कॉस्ट क्या हो, मेटेरियल का जो कॉस्ट है वो अप टू 18 ही हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। लेकिन रिडक्शन का मतलब क्या होगा, रिडक्शन का मतलब हो जाएगा रिड्यूस द कॉस्ट बिलो 18। हम लोग चाहेंगे कि 18 के नीचे हो, तो कंट्रोल का मतलब अप टू 18 हो और रिडक्शन का मतलब बिलो 18, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो मेंटेन 18 में ही करना है, लेकिन मार्केट में मान लो कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, बढ़ सकता है प्राइस, मान लो ये बढ़ गया, प्राइस बढ़ के ये मान लो हो गया है हम लोग का 12 रुपीज, ठीक है। लेकिन हमें बोला जा रहा है कि ये पूरा पूरा जो है ये मेंटेन है, मटेरियल नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये मेंटेन 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 करना है कॉस्ट अप टू 18 और यहाँ पर रिड्यूस करने का कोशिश करना। तो मान लो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस 12 रुपीज हो गया, तो यहाँ भी तो टोटल में भी 2 रुपीज से बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है कि कॉस्ट को कंट्रोल करके ही रखना पड़ेगा, इस बात का बहुत ज्यादा दबाव है, ठीक है। तो क्वालिटी अफेक्टेड होगा, क्वालिटी में गेट अफेक्टेड, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्यों इफेक्टेड होगा पता है, क्योंकि प्रेशर है कि भाई इसका प्राइस 18 से ज्यादा ना हो। तो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस 12 हो जाता है तो भी कोशिश किया जाएगा कि 10 रुपए वाला ही रॉ मटेरियल लेके आए, जो कि हो सकता है कि पोर क्वालिटी का हो, ठीक है। पोर क्वालिटी का अगर हम लोग यूज करना स्टार्ट करें, ठीक है, यूज पोर क्वालिटी रॉ मटेरियल, ठीक है। और मान लो लेबर का प्राइस, ये भी मान लो लेबर का रेट जो है वो भी इंक्रीज हो गया 6 रुपए का, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो 5 ही रहे ताकि 18 तक मेंटेन रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेमी स्किल्ड लेबर से काम करवा सकते हैं जिनका उतना नॉलेज नहीं है, और वो 5 रुपए में काम करने के लिए रेडी है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी तो खराब होगा इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, कॉस्ट कंट्रोल क्या है, एक प्रिवेंटिव फंक्शन है, मतलब हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे देखो प्रिवेंट करने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जैसे मान लो कुछ ऐसे, जैसे मान लो किसी का हाई प्रेशर है, ठीक है, तो वो मेडिसिन लेना एक प्रिवेंशन है, वो करेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन मेडिसिन लिया तो 5 दिन बाद छठे दिन जो है हाई प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सब जो प्रॉब्लम है ये लाइफ टाइम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसे करेक्ट करना ही है तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, योगा वगैरह करना पड़ेगा, तो तब जाके होगा। बहुत सारे डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ेंगे कि भाई ये खाओ ये मत खाओ, तो करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही प्रिवेंटिव फंक्शन होता है, कॉस्ट का कंट्रोलिंग एक प्रिवेंटिव फंक्शन होता है, बट करेक्टिव फंक्शन नहीं है कि परमानेंटली वो हो जाए। एफर्ट टू अचीव स्टैंडर्ड, यहाँ पर क्या होता है कि स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन इसको हम लोग अचीवमेंट बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं स्टैंडर्ड, मतलब हम लोग चाहते हैं 18 तक रहे, और यहाँ पर हम लोग क्या क्या सोचते हैं कि कैसे करके 18 से भी नीचे जाए। तो अगर ये कर लेते हैं तो वो अचीवमेंट है, ठीक है। और ये जो है
ये स्टैंडर्ड को अचीव करने का कोशिश है, कंट्रोलिंग में इफेक्ट द क्वालिटी, जो मैंने अभी समझाया, और इसमें कोई क्वालिटी का इम्पैक्ट नहीं आता है। ये एक रूटीन वर्क है, ठीक है, ये हमेशा करना पड़ता है। और ये जो है ये एक इवोल्यूशन है, ये कोई नया थिंकिंग होगा, कोई नया इन्वेंशन होगा जिससे ये पॉसिबल होगा, ठीक है। और ये क्या है, एट एग्जीक्यूटिव लेवल, ये एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग करते हैं, और ये हाई लेवल यानी टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और ये जो काम है ना, जो मतलब कंट्रोलिंग का काम है, वो कौन करता है, वो करता है एग्जीक्यूटिव लेवल। कॉस्ट रिडक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट रिडक्शन में पहला बात है, देखो ऐसा करते हैं हम लोग कि क्वालिटी कभी भी इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, जैसे मान लो हम लोगों ने एडवांस मशीन लगा लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, यूज एडवांस मशीन, ठीक है। तो इस क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट लेबर का खर्चा मान लो कम हो गया, ठीक है, डायरेक्ट लेबर का जो प्राइस है वो कम हो गया, क्योंकि हमें कम लेबर लगना पड़ सकता है अगर हम लोग एडवांस मशीन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा अदर एक्सपेंसेस भी कम हो सकता है, ठीक है, वो भी कम हो सकता है। मशीन लगा लिया तो लॉन्ग रन में खर्चा कम हो जाएगा, अगर एडवांस मशीन लगा ली उससे हमारा प्रोडक्शन जान मानो कि 1 घंटे में पहले 10 यूनिट बनता था, मशीन लगने पे 1 घंटे में 15 यूनिट बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो है वो कम होगा। लेकिन वो सोचने के लिए हाई लेवल के लोग होते हैं जो ये दिमाग लगा सकते हैं कि भाई कैसे करके कॉस्ट रिडक्शन करना चाहिए। जो लोअर लेवल के होते हैं वो, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, उनको टास्क दिया जाता है कि भाई कॉस्ट कंट्रोल करो। अब क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है कि कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, कभी कभी उनसे क्वालिटी जो है ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी में इम्पैक्ट आ जाता है इस वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कॉस्ट एलोकेशन करेंगे। कॉस्ट एलोकेशन ये क्या होता है, देखो कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और चार्जेबल टू ए स्पेसिफिक सेंटर is charged to that cost center is called cost allocation. Example, cost of raw material allocated to the product, like chemical in soap. समझाते हैं, जैसे देखो अगर हमारा सोप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है, कि हम लोग सोप बनाते हैं, तो सोप में जो मेन रॉ मटेरियल लगता है वो क्या है, वो है केमिकल, ठीक है, वो केमिकल है। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट, तो हम लोग प्रोडक्ट में यानी सोप में जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट एलोकेट करते हैं तो हम लोग उसी को बोलेंगे कॉस्ट का एलोकेशन करना। तो कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और चार्जेबल टू ए स्पेसिफिक सेंटर, तो हम लोग किस चीज का, जिस भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो बन जाता है हमारा कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सोप का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारा कॉस्ट सेंटर बन गया, ठीक है। तो उसमें क्या खर्चा लगा है, तो मैंने अभी सिर्फ रॉ मटेरियल बोला है, तो कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल और चार्जेबल टू स्पेसिफिक सेंटर इज चार्ज टू दैट कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट एलोकेशन बोलते हैं। मतलब जो भी खर्चा है जिस भी सेंटर में हम लोगों ने चार्ज किया, जहां पर भी हुआ, वो उसका कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलोकेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बता दो। जैसे कि देखो ये मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये मान लो एक सेक्शन है जहां पर क्या बनता है, क्ले पॉट, ठीक है। ये एक सेक्शन है, यहाँ पर क्या बनता है, मान लो यहाँ पर सोप बनता है, ठीक है।
तो अब ये जो क्ले पॉट है इसको बनाने का, यहाँ पर जितने भी क्ले पॉट बने यहाँ पर, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा उसका है खर्चा 50,000, और सोप बनाने का खर्चा जो उसमें केमिकल लगा उसका खर्चा है मान लो 80,000। ठीक है, तो हम लोगों ने ये खर्चा यहाँ और ये खर्चा यहाँ एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें पता चल गया। तो वही चीज कॉस्ट दैट इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कितना क्ले पॉट बना है, उसमें कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाइबल और चार्जेबल टू a specific center is charged to that cost center is called cost allocation। तब जब हम लोग इस तरीके से कॉस्ट को अप्लाई करते हैं जहां पर लगा है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट का एलोकेशन करना। ठीक है, और कॉस्ट एपोर्शनमेंट क्या होता है? कॉस्ट एपोर्शनमेंट, कॉस्ट एपोर्शनमेंट का मतलब होता है व्हेन cost can't be directly identifiable to a specific cost center, when such cost is charges to different cost center on some predetermined basis. This process is called cost apportionment। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया, ठीक है, एग्जांपल में मैंने बोला कि यहाँ क्ले पॉट बनता है, यहाँ पर जो है सोप बनता है। ठीक है, यहाँ बनता है क्ले पॉट, ठीक है, यहाँ पर बनता है सोप। और ये पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये दो सेगमेंट है इसके बिजनेस का, ये पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ये दो से मतलब जो फैक्ट्री लगे हुए हैं इसका रेंट आता है मान लो 10 लाख। ठीक है, अब ये क्ले पॉट जो है ये जितने जगह पे है, क्ले पॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये 60% जगह ऑक्युपाई कर रखा है, ये मान लो 40% जगह ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, तो फिर इस रेंट तो हमें अलग अलग यहाँ का और यहाँ का नहीं पता चल रहा है कि यहाँ का रेंट कितना है यहाँ का रेंट कितना है, हमें ये पूरे जगह का रेंट पता है। तो हम लोग इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो ये जो है जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है उसके बेसिस पे, मतलब 60-40 पे डिफाइन कर लेंगे। तो 60% और 40% में करने से यहाँ पर हो जाएगा 6 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख। तो वही बोला है व्हेन कॉस्ट कांट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जहां क्ले पॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है वहां का रेंट कितना है, सोप वाले में रेंट कितना है, वो हम लोग नहीं बोल पा रहे। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हेन सच कॉस्ट इज चार्जेस टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर ऑन सम प्री डिटरमाइंड बेसिस। तो तब हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के कॉस्ट को चार्ज करते हैं डिफरेंट कॉस्ट सेंटर में, किस तरीके से? कुछ प्री डिटरमाइंड बेसिस पे। जैसे हम लोगों ने पहले से ही सोच रखा था कि जितना जगह ऑक्युपाई कर रखा है एरिया वाइज हम लोग रेंट को डिवाइड कर देंगे। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी एक जगह पे आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी एक ही जगह पे आता है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है 1 लाख, अब उसे कैसे? मान लो यहाँ लगा हुआ है 3 लाइट पॉइंट, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है मान लो 2 लाइट पॉइंट, तो इस 1 लाख को हम लोग को 2:3 में डिवाइड कर देना चाहिए। तो जब हम लोग खर्चे को मतलब एलोकेट नहीं कर पा रहे, ये एलोकेट हमें पता है कि यहाँ पर इतना यहाँ पर इतना, जब एलोकेट नहीं कर पा रहे तो किसी ना किसी बेसिस पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, फैक्ट्री रेंट इज एपोर्शन on different division on area basis। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस apportion on different division on light point basis, number of light point basis। ठीक है, तो ये सब हमारा काम आएगा जब हम लोग ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर ओवरहेड, ये सब खर्चा ओवरहेड बोलता है। क्यों बोलता है वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अच्छा
ठीक है, आज हम लोग इतना करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी थोड़ा इस तरीके का जो है हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, इसमें लगेगा और 2 क्लास लगेगा शायद। ठीक है, फिर हम लोग मेटेरियल वाले चैप्टर से यानी कैलकुलेटिव चैप्टर से स्टार्ट करें। ठीक है, आज इतना। थैंक यू मैम।